सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। वहां की औपचारिकताएं पूरा करने में 2-3 घंटे लग गए थे। सारी कार्यवाही कर जब वे वापस घर आए तब घर में केवल राघव और मैं थे। राघव और मैं यानी पड़ोसी कह लीजिए या दोस्त, हम दोनों का व्यवसाय एक था और पारिवारिक रिश्ते भी काफी अच्छे थे। हम सब मित्रों की संवेदनाएं राघव के साथ थी कि इस उम्र में पत्नी मुग्धा जी की मानसिक असंतुलन खो बैठी हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। हर कोई राघव की बेचारगी से परेशान था, लेकिन ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि वहाँ असीम शांति थी। मुझे आश्चर्य जरूर हुआ था, लेकिन शक करने की कोई वजह मुझे नहीं मिली थी, क्योंकि मैं क्या, लगभग हर जान पहचान वाले यही सोचते थे कि यह एक आदर्श जोड़ा है जो अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाता आया है। हम सब जानते थे कि राघव की पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी, जो घर बाहर के हर काम में निपुण थी। हम दोस्त लोग बातें किया करते थे कि राघव समय का बलवान है जो इतनी ऑलराउंडर पत्नी मिली है। कई समस्याएं वह चुटकियों में सुलझा देती थी। राघव को केवल ऑफिस के काम के अलावा कुछ और नहीं करना पड़ता था। शाम को चाय की चुस्कियों के साथ कई बार हम शतरंज की बिसात बिछा लेते थे। कम बोलने वाला राघव अपनी हर चाल लापरवाही से चलता था। कई बार उसका वजीर तक उड़ जाता था, लेकिन पता नहीं कैसे अंत में एक प्यादे को अंतिम स्थान पर पहुंचाकर अपने वजीर को जिंदा करवा लेता था। यह घटना घटने के बाद मुझे लगने लगा था कि राघव की जीवन नैया ठहर जाएगी, लेकिन उसका रोज सुबह घूमना वगैरह सब अनवरत जारी था। बेटी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश में फंसी थी, इसीलिए उसे आने में थोड़ा समय लगा। बेटा जॉब चेंज करवाकर पापा के पास ही आ गया था। बेटी सीधे अस्पताल गई और अपनी माँ के बारे में पूछा। वहाँ की रिपोर्ट्स देखकर उसका माथा भन्ना गया। वह किसी भी परिस्थिति में मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी मम्मी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। वह लगातार भाग दौड़ में लगी हुई थी कि मम्मी को डिस्चार्ज करवाए, वह अपने साथ ले जाए, जिससे यदि उनको मानसिक समस्या है तब भी उनको सहारा देकर उसका समाधान किया जा सकता है। मेरी निगाहें भी राघव की बेटी प्राची की गतिविधियों पर लगी रहती थी। मेरा मन मेरे उन अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करने लगा जो इतने दिनों तक अनउत्तरित थे। मैंने हमेशा मुग्धा जी को ऊर्जा से भरपूर व्यक्तित्व के रूप में ही देखा था, लेकिन जब कभी वे हम दोस्तों के समूह में कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती, राघव फटाक से उन्हें चुप करा देता या कोई काम के बहाने अंदर भेज देता। कई बार मुग्धा जी के चेहरे पर शिकायतों का बवंडर रहता, लेकिन वे राघव की 1 मिनट की विरह भी बर्दाश्त न कर पाती थी। हम सब हमारी पत्नियों को कई बार कह देते थे, तुम लोग करती क्या हो, फिर भी परेशानियां सिर उठाए तुम्हें नोचती रहती हैं। एक मुग्धा जी को देखो, 1 रुपए की दवाई नहीं खरीदी अभी तक उन्होंने। किताबी कीड़ा थी वे। आध्यात्म में गहरी रुचि होने के कारण कभी कभी भजन कीर्तन की मंडली घर पर होती रहती थी। अब मेरे बेचैन मन को एक सूत्र मिल गया था प्राची के रूप में। एक दिन वह अस्पताल जाने के लिए बाहर निकली ही थी कि मैं नीचे मिल गया। मैंने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देकर उसके साथ अस्पताल चलने की इच्छा जताई। वह भी आत्मविश्वास में अपनी माँ पर गई थी। फिर भी बोली, अच्छा होगा अंकल, आप मेरे साथ रहेंगे तो मम्मी का केस सुलझाने में मुझे आसानी होगी। रास्ते में उसने मुझे बताया कि मेरी मम्मी जीनियस पर्सन थी अंकल। वे खुद मानसिक रूप से इतनी मजबूत थी कि उन्हें ऐसा रोग हो ही नहीं सकता। मैं बचपन से ही पापा मम्मी की बहस देखती आई हूँ, जिसमें मम्मी ने हमेशा तर्कसंगत बात की। वह पापा पीड़ित को शोषक के रूप में पेश कर देते थे। दोनों में शतरंज की सी बिसात बिछी रहती थी। मम्मी पापा से बहुत प्यार करती थी। उसका पापा ने भरपूर फायदा उठाया। मम्मी अपनी बात तर्कों के साथ रखती थी। पापा कभी उनसे जीत न पाए थे तो उन्हीं के कहे शब्दों के उल्टे अर्थ निकालकर मम्मी को दोषी ठहराने की कवायद शुरू हो जाती थी। मम्मी भावुक थी, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में वे पीछे नहीं रहती थी। इस लंबी बहस का परिणाम
पापा के लंबे समय तक अबोलापन बन जाता था, जो मम्मी को तोड़ देता था। मम्मी बहुत ही धार्मिक महिला थी, जो हर समय पूजा पाठ में लगी रहती थी। इसके पीछे पापा की सलामती और उनका प्यार पाना मुख्य मुद्दा रहता था। एक बार जब मैं छोटी थी, मैंने मम्मी से बोल दिया था कि बिंदी गिर गई है तो गिरने दो, मत लगाओ। तब एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गालों पर पड़ा था, जिसका मतलब मैं काफी वर्षों तक समझ नहीं पाई थी। माँ ने एक भय का घेरा अपने आसपास बना लिया था, जिससे बाहर निकलना उन्हें कभी मंजूर नहीं था। वे बहुत प्रतिभाशाली और साहसी थीं, लेकिन पापा उनकी कमजोरी थे। पापा शायद इस बात को भांप चुके थे। उन्होंने इस बात का भरपूर दोहन किया था। मम्मी को हर क्षेत्र में रुचि होने से जनरल नॉलेज बहुत अच्छी थी और किताबें पढ़ने के शौक के परिणामतः वे किसी भी टॉपिक पर 5-10 मिनट निर्द्वंद बोल सकती थी। पापा को उनके इसी बोलने से चिढ़ मचती थी। वे हमेशा ऐसा रास्ता अपनाने की कोशिश करते थे कि माँ को चुप होना पड़ता। माँ को भी गुस्सा आता था जब बेवजह उनको चुप करवाया जाता था। जब कभी मम्मी इधर उधर होती, पापा उनके खिलाफ कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देते। लेकिन मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानती थी कि वे पापा के प्यार व विश्वास के लिए कितने आंसू बहाती है। मैं उनकी बात उसी समय काट देती, जिससे मुझसे भी थोड़े थोड़े खींचे रहते। माँ की जब दूसरे लोग बड़ाई करते तब पापा को सहन न होता था। यह मेरे अलावा अर्णव जानता है, लेकिन वह कम ही बोलता था। पिछले 6 सालों में मैं पढ़ाई व जॉब के चक्कर में बाहर हूँ। मैंने मम्मी को कई बार अपने पास आकर रहने के लिए कहा, लेकिन मम्मी हर बार मुझसे कहती थी, तेरे पापा को छोड़कर कैसे आऊं? जब प्राची बोलकर चुप हो गई, तब मैं सोचने लगा कि फिर क्या वजह रही होगी कि इतनी बीमार हो गई मुग्धा। अगले दिन हम 2-4 मित्र पार्क में मिले। संजय बोला, अपनी जिंदगी से राघव परेशान तो नहीं दिखता था, लेकिन एक बार मुझसे जरूर उसने कहा था कि बोलने वाली औरतें अच्छी नहीं लगती उसे। तब मैंने उसका कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर बाद मैं और प्राची अस्पताल पहुँचे, जहाँ नर्स ने बताया कि मुग्धा जी ने बहुत परेशान किया था, जिससे उन्हें इंजेक्शन देकर सुला दिया गया था। हम लोग वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद वे उठी, तब काफी शांत लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हमसे कुछ कहना चाह रही हो। प्राची ने उनसे पूछा, माँ, ऐसा क्या हो गया था कि आपको यहाँ लेकर आए पापा? वे पहले थोड़ा सकुचाई, लेकिन मेरी आंखों में आश्वस्त देखकर वो बोली, तुम जानती ही हो कि मैं उनके प्रति बहुत पॉजिटिव थी, इसीलिए उन्होंने इसका फायदा उठाया और हमेशा मौका ढूंढते रहे जिसमें मेरी बेइज्जती हो। तुम थी वहाँ जब तक थोड़ा आराम था, लेकिन जब तुम दोनों भाई बहन बाहर चले गए, तब इनकी जरूरत भी कम हो गई और इन्होंने अपनी इतने सालों की भड़ास निकालनी शुरू कर दी। मुझे हर समय वह दिखाने की कोशिश की हो जाती जो मैं कभी थी ही नहीं। एक दिन का वाकया है, मैंने तुम्हारे पापा को एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाया। तब वे बोले, यह तुम मुझे कल दिखा चुकी हो। मैंने कहा, यह आज ही आया है मेरे पास। फिर बोले, बस यही समस्या है तुम्हारी, भूल जाती हो और फिर जिद करने लगती हो। मैं एकदम सन्न रह गई। मेरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप चेक किए कि कहीं आया हो तो, लेकिन वह मैसेज कहीं नहीं था। उसके बाद ऐसी बातों की बहस कई बार हो जाती और हर बार मुझे गलत ठहराने की कोशिश की जाती थी। मैं धीरे धीरे गुमसुम रहने लगी थी। बस जब तुम लोग आते तभी घर में रौनक आती, अन्यथा तेरे पापा अपने दोस्तों व ऑफिस में मस्त, जबकि मैं अकेली इस घर में इस संकट से बाहर आने की कवायद करती रहती थी। अचानक एक दिन तेरे पापा को सपने में बड़बड़ाते हुए देखा। कुछ शब्द भी आ रहे थे। उस समय मैं कुछ न बोली, लेकिन 2 दिन बाद ऐसी ही मेरी याददाश्त को झूठा ठहराने की कोशिश में वही बहस हुई। मैंने बोला, आपको सपना आया होगा जिसमें आपने कुछ देखा होगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ शब्द आप अपने सपने में दोहरा रहे थे। अचानक वे चुप हो गए और वहाँ से चले गए। अब मुझे विश्वास हो गया था कि इनको ऐसे सपने आते हैं, लेकिन यह बात मानने को तैयार नहीं थे। घर में हर समय तनातनी रहने लगी थी। मैंने कुछ साक्ष्य जुटाने की कोशिश भी की,
लेकिन उससे पहले यह सब हो गया। अब मैं खुद को रोक न पाया और बोल उठा, क्या हो गया था मुग्धा जी? तब प्राची बोली, माँ को एक दिन इतना परेशान किया गया कि वे चिढ़ गई व चिल्लाने लगी। पापा ने उसका वीडियो बना लिया। उस बात पर माँ और ज्यादा परेशान हो गई थी। यह वीडियो हम लोगों को भी भेजा था, लेकिन हम दोनों भाई बहनों ने मम्मी को ही सही ठहराया था। प्राची के रुकने के बाद मुग्धा जी बोली, बस वह शतरंज की आखिरी बिसात थी। मुझे लग रहा था कि तेरे पापा को शय दी जा चुकी है, लेकिन मैं गलत थी और उन्होंने फिर वही अपने आखिरी प्यादे की चाल चल दी थी। वातावरण बहुत बोझिल हो चला था। मैंने प्राची से कहा, तुम जो भी कार्रवाई करो मेरा साथ हमेशा रहेगा। मुझसे आश्वस्ति पाकर उसने हल्की सी मुस्कान दी और थोड़ी संतुष्ट होकर चली गई। अस्पताल से मुग्धा बाहर निकलने को तैयार नहीं हो रही थी। एक दो बार मैं भी प्राची के साथ उनसे मिलने गया, लेकिन वे अधिकतर समय शून्य में ताकती रहती थी, जबकि प्राची को इस अपराधी को दंड देना ही था। डॉक्टर भी अपनी सारी कोशिशें कर चुके थे कि वे मुंह खोले तो उनकी चुप्पी का रहस्य खुले। आखिर एक दिन वे डॉक्टर को देखकर अचानक पास पड़े नैपकिन को उठाकर मुंह पर रखकर बोली, डॉक्टर, आप भी अपनी पत्नी को ऐसे ही पट्टी बांधकर रखते हैं क्या? उसको पट्टी बांधकर क्यों रखूंगा? वह इंसान है और इंसानों की तरह ही रहेगी ना। नहीं डॉक्टर, स्त्री इंसान नहीं होती। उसके विवेक को किसी कोने में दफनाकर केवल कठपुतली बनकर रहना होता है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? डॉक्टर ने कुछ और जानने के उद्देश्य से पूछा। डॉक्टर, जो स्त्री बोलती है उसे एक प्यादा भी कब घोड़े की तरह ढाई चाल चलकर मार दे पता भी नहीं लगता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।